नमो नमः सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। मैं एसएन सर A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्र मित्रों, आज के इस वीडियो में व्यंजन वर्ण का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले व्यंजन वर्ण की परिभाषा की ओर चले। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण को हम लोग हल वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल वर्ण भी है और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार करते हैं, कारण हम लोग पहले से जान चुके हैं कि व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, क ख छ छ प ट य स व ह इत्यादि, ये सब सारे जो भी वर्ण हैं सभी व्यंजन वर्ण के हैं, क्योंकि इन सारे वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा जिसका नाम हल होता है लगा होता है। जब इससे हम उच्चारण के लायक बनाते हैं तो उच्चारण के लायक बनाने के लिए हमें इसके साथ स्वर वर्ण को जोड़ना पड़ता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क हल योग अ, तब जाकर यह क पूरा बना है। क हल योग अ, तब यह क पूरा बना है। यह में भी उसी प्रकार से देखें, यह हल योग अ तो यह पूरा बना है। ख हल योग अ तो ख पूरा बना है। प हल योग तो प पूरा बना है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो परिभाषा है वह पूर्णतः साबित होता है कि व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होना संभव है। देखिए, हम ऐसे परिभाषा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि स्वर वर्ण को कहते हैं स्वम राजन्ते इति स्वरा, यानी जिनका उच्चारण स्वयं हो से स्वर वर्ण कहते हैं। पिछला क्लास हुआ है, उसमें क्लास में भी बताया गया है आपको कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घः उच्यते, त्रिमात्रः च प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम्। अर्थात कि एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, दो मात्रा वाला दीर्घ होता है, तीन मात्रा वाला प्लुत होता है और आधी मात्रा वाला व्यंजन कहलाता है। अर्थात ये हमें बता रहा है कि व्यंजन वर्ण की जो मात्रा है वह आधी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख भी रहे हैं उदाहरण से कि क हल योग अ तब क पूर्णतः उच्चारण के लायक बना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग निकल के आगे चले तो व्यंजन वर्ण के भेद या प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद या प्रकार क्या हैं? तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः तीन ही भेद हैं, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। यहाँ पे लिखा है जैसा कि स्पर्श वर्ण कौन है, तो हम लोग जानते आए हैं कि स्पर्श वर्ण क से म तक स्पर्श वर्ण है। क से म तक को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा संस्कृत व्याकरण में दी गई है, कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी क से आदयो माने प्रारंभ और म अवसान म पे जा करके समापन हो जाना ही स्पर्श वर्ण है, यानी क से म तक स्पर्श वर्ण है। इसे हम इस प्रकार से भी जानते हैं बच्चों, क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से भी हम स्पर्श वर्ण को जानते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क से म तक स्पर्श वर्ण है जिनकी संख्या 25 है। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और 5 वर्ग हैं, तो 5 गुने 5 बराबर 25 वर्ण हुए। अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण का जो परिभाषा, अंतःस्थ वर्ण की जो परिभाषा दी गई है वह कहता है कि अंतः मध्य स्वर व्यंजनयोः तिष्ठन्निति अंतःस्था, अर्थात कि जो मुंह से वायु निकलते वक्त रुकावट पूर्ण बाहर निकले उसे ही हम उन वर्णों को ही अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अर्थात कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख के अंदर से आने वाली वायु रुकावट पूर्ण निकले उसे ही हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर है य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व इनकी संख्या 4 है। फिर अगला है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण अर्थात जो है कि जिसमें जोरदार वायु निकले, उच्चारण के समय जोरदार वायु निकले, गर्म वायु अर्थात जोरदार वायु निकले उसे ही हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसमें हम
लिखा भी है कि वायु के रगड़ या घर्षण से, यानी कि ज़्यादा वायु के निष्कासन के क्रम में जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह। इनकी संख्या भी 4 है। अब अगला देखें, अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह का अर्थ होता है, यह जो है 3 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है। अ, योग, योग, योगवाह। यानी अ मीन्स नहीं, योग मीन्स होता है योग या संयोग या साथ, अवाह मीन्स होता है वाहन करना या निर्वाह करना। तो कहता है कि न योग होने पर भी निर्वाह करने वाला जो वर्ण है वही अयोगवाह कहलाता है। इसके 2 उदाहरण हैं, अंग और अ। अंग को हम लोग अनुस्वार के रूप में व्यंजन वर्णों के उच्चारण में इसका प्रयोग करते हैं, और आह का प्रयोग हम लोग विसर्ग के रूप में व्यंजन वर्णों के लिखने और उच्चारण करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसकी भी संख्या अंग और अह 2 हुई। अब द्विगुण वर्ण है। द्विगुण वर्ण का अर्थ हुआ 2 गुण वाला वर्ण या 2 रूप में रहने वाला, प्रयोग होने वाला वर्ण। जो यहाँ पे दिया है बाबू, अड़ा है और एक अढ़ा है। हम यहाँ देखते हैं ड वर्ण है, उसके नीचे एक बिंदु लगा देने पर यह अड़ा का उच्चारण हो जाता है, जिससे नया बना शब्द यहाँ पे दिया है पेड़। और जब हम बिंदु हटा देते हैं तो ये ड रहता है, जिससे शब्द बनता है डाल। इसी प्रकार से ढ़ है, ढ़ के नीचे जब बिंदु लगा दिए तो ढ़ का अर्थ हो जाता है बाढ़। शब्द लिखने के लिए हम इसका प्रयोग बाढ़ के रूप में कर रहे हैं। और ढ अगर हम बिंदु हटा लिए हैं नीचे से तो ये ढ हो जाता है, जिससे हम ढाल शब्द लिखने का प्रयोग करते हैं। तो इस ढाल आदि शब्द, ढाल ही नहीं सिर्फ ढाल आदि इस तरह के शब्द, यानी यहाँ पे इसका उच्चारण ढ हो रहा है, यहाँ पे ढ़ हो रहा है, यहाँ पे इसका उच्चारण ड हो रहा है, तो यहीं पर इसका बिंदु लगा देने से उच्चारण अड़ हो रहा है। तो इस प्रकार के वर्णों को हम द्विगुण वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखिए अब संयुक्ताक्षर आता है। तो संयुक्ताक्षर में हम लोग देखते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र है। तो इसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छ जो बना है, छ नया शब्द जो वर्ण का निर्माण हुआ है वह क और स के मिलने से बना है। त्र का जो रूप है वह त और र के मिलने से बना है। ज्ञ जो है वह ज और य के मिलने से बना है। स्र है वह स और र के मिलने से बना है। इसी प्रकार से और बहुत सारे संयुक्ताक्षर होते हैं व्यंजन वर्ण में, जैसे द्व, फिर ध संयुक्त। तो ये सब जो भी है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर को वर्णमाला में गिनती नहीं की जाती है, ये ध्यान देना है कि संयुक्ताक्षर को हम लोग वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब जो है कि उच्चारण में श्वास के निष्कासन के, वायु के निष्कासन के आधार पर वर्णों को हम कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे है अल्पप्राण। अल्पप्राण यानी कि उच्चारण में अल्प वायु का निकलना, यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, या वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। उदाहरण में इसके सभी स्वर वर्ण हैं। अल्पप्राण सभी स्वर वर्ण हैं, जो भी 11 स्वर वर्ण पढ़े गए हैं सारे स्वर वर्ण हैं। फिर हर वर्ग का, जो स्पर्श वर्ण का हर वर्ग है, उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण और अंतः अष्ट वर्ण, य, र, ल, व, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सारे अल्पप्राण के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग महाप्राण की ओर चले। महाप्राण क्या है? तो महाप्राण कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। इसके उच्चारण में ध्यान देना है और याद रखने के लिए ट्रिक भी याद रखना है कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में हकार जैसी, विसर्ग जैसा जो है कि ध्वनि निकले, हकार जैसी ध्वनि निकले, उसे ही हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के उदाहरण हैं द्वितीय वर्ण, सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, ख, छ, ठ, थ, फ। फिर इधर देखिए है घ, झ, ढ, ध, भ और ऊष्म वर्ण सभी, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह। और एक चीज यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ख में हकार जैसा उच्चारण निकले, यहाँ बताया गया वो इसकी परिभाषा जो है, परिभाषा में बताया जा रहा है कि हकार जैसी ध्वनि निकले। तो यहाँ पर देखिए जब हम ख लिखते हैं तो ख में क योग ह की ध्वनि मिली हुई है। हम इंग्लिश से इसको क्लियर कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? के फॉर क, के एच फॉर ख। तो यहाँ देखिए जिसमें भी एच आ रहा है, ध्यान देना है।
जहाँ कहीं भी एच आ रहा है उसे हम महाप्राण रखें। जिन वर्णों के उच्चारण में एच आ रहा है उसे हम महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए हम लोग नाद के अनुसार वर्णों को बांटा गया है सघोष वर्ण और अघोष वर्ण में। तो सघोष वर्ण या घोष वर्ण यहाँ लिखा है कि उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, अर्थात कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो अर्थात नाद का उपयोग हो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। उदाहरण इसके हैं सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण हैं 11 के 11 सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण हैं। तृतीय वर्ण ग ज ड द व इस प्रकार से सब यहाँ दिए हुए हैं। चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण और अंत अस्त वर्ण और एक साथ में ह है और एक साथ में ह वर्ण, ये सारे घोष वर्ण हैं। इसे सघोष वर्ण भी कहते हैं या घोष वर्ण भी कहते हैं। अब अगला है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण उच्चारण में सिर्फ इसमें श्वास का प्रयोग होता है, इसके उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह सिर्फ श्वास का उपयोग हो अर्थात स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, स्वर तंत्रियां झंकृत न हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण हैं कौन कौन? तो प्रथम वर्ण सारे वर्गों के, स्पर्श वर्ण के सारे वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प, द्वितीय वर्ण ख छ ठ थ फ और ऊष्म वर्ण के तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये आपके अघोष वर्ण हो गए। अब देखिए आगे हम कुछ देखते हैं। अनुनासिक वर्ण लिखा रहता है। अनुनासिक वर्ण है क्या? तो अनुनासिक वर्ण या नासिक के वर्ण भी से हम कहते हैं, अर्थात जिनका वैसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक के द्वारा हो या नाक से हो उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये सभी वर्गों के पंचमाक्षर होते हैं। क ख ग घ के अंग हो गए, च छ ज झ के ञ हो गए, ट ठ ड ढ के न हो गए, त थ द ध के न हुए और प फ ग के म हुए। उसके बाद एक और आता है निर्नुनासिक वर्ण, यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से न हो। निर्नुनासिक वर्ण का अर्थ है कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से न हो वैसे वर्णों को निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण नाक के सहयोग से हो उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं या उसे पंचमाक्षर से भी हम सूचित करते हैं। अब देखिए हम लोग जो व्यंजन वर्णों को सुचारू ढंग से सुगम रूप से लिखने के लिए जिन चिन्हों का जरूरत होता है, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उनका नाम मात्रा है। मात्रा क्या है? तो मात्रा स्वरमूलक चिन्ह है। मात्रा स्वरमूलक चिन्ह है अर्थात यह स्वरों का चिन्ह है। परिभाषा हम इस तरह से करेंगे कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे मात्रा कहते हैं। क्लियर हो गया? ये तो स्पष्ट है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ही सिर्फ इसका आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वर वर्ण में तो खुद इसका प्रयोग हो ही जाता है। जैसे आम लिखना है तो आम आम ही लिख देंगे, ईख लिखना है तो ईख ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जब हमें व्यंजन वर्णों के साथ इसका प्रयोग करना होता है तो हम इसके स्वर के जो भी आ हैं उसके चिन्ह को लेते हैं, ई के चिन्ह को लेते हैं, दीर्घ ई के चिन्ह को लेते हैं, अर्थात स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के व्यंजन वर्णों का उच्चारण सुचारू रूप से स्पष्ट रूप से हो पाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं जैसा लिखा है कि आ की यह मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, जिसका प्रयोग भी मैं करके दिखाया हूँ यहाँ पे। जैसे राम लिखना है तो र पे एक पाई यानी आकार की मात्रा है, किसान में हर्षिकार की मात्रा है, मीठा में दीर्घिकार की मात्रा है, बहुत में हर्षुकार की मात्रा है, वधु में दीर्घकार की मात्रा है, कृति में री की मात्रा है, सेना में ए की मात्रा है, पैसा में ऐ की मात्रा है, कोमल में ओ की मात्रा है, कौन में औ की मात्रा है। तो इस प्रकार से हम मात्रा का अध्ययन करते हैं और मात्रा के प्रयोग से ही व्यंजन वर्ण सुचारू रूप से स्पष्ट रूप से लिखा और पढ़ा जाता है। तो छात्रों, आज के वीडियो में मैं व्यंजन वर्ण के सारे भेद उदाहरण सहित बताया हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।